हेलो एवरीवन, सीएमए इंटरमीडिएट पेपर 5 लॉ में जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम, वो मैं अभी रिवाइज कराने जा रहा हूँ इस मैराथन लेक्चर में। ये लीगल सिस्टम वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने बोला है 5% है। 5% वेटेज इज़ अ गुड वेटेज। कोई भी चैप्टर में अगर 5% वेटेज दिया जाएगा और तो आप उसको अच्छा मानोगे, एंड गिवन द फैक्ट कि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ये चैप्टर 30 पेज के आसपास है और बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट है, पढ़ने में भी स्टूडेंट के लिए इजी है, अच्छा है। इससे ना 2 मार्क के एमसीक्यू भी बन सकते हैं और तुम्हारा वो भी बन सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो आओ इसको रिवाइज करना स्टार्ट करें। इस चैप्टर के ना बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 3 हिस्से हैं। ओके, नंबर 1 आपको ये है फंडामेंटल राइट्स, मेन टॉपिक ये। नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स। नंबर 2 टॉपिक है सर ये वाली पूरी कि भारत में सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, ये वाला टॉपिक। एंड थर्ड सर ये वाला है, ठीक है, लीगल मेथड्स, मतलब इसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन वगैरह है। और ये 7 नंबर, ये तो लीगल टर्मिनोलॉजी जो मैक्सिम्स होते हैं उनका फुल फॉर्म है। इससे पूछने को तो वो लोग एमसीक्यू पूछ सकते हैं, पर बड़ा खतरनाक है स्टूडेंट के लिए, 3-4 पेज पूरा इसको याद करके जाना। सबसे पहले मैं रिवाइज कराऊंगा फंडामेंटल राइट्स। आ जाओ जल्दी से। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम सबको पता है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मदर लॉ ऑफ इंडिया। बाकी सारे लॉ उसी से पैदा होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो अलग अलग लॉज हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, उनको ना चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में ये कह के कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कोई भी कानून जो संविधान के मुताबिक नहीं है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन द मदर ऑफ ऑल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल होता है जो हम सब जानते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे बताया हुआ है कि देश कैसा है। हमारा देश सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, उस तरह का। सेकुलर सुनते हैं ना, वो यहीं से आया है एक्चुअली सब कुछ। तो अब ये तो मैराथन है तो मैं फटाफट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये अपने को थोड़ा याद करना है। वो लोग पूछ सकते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में एक प्रियम्बल है और फिर उसके बाद आर्टिकल्स चालू हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ना सेक्शन नहीं होता, आर्टिकल होता है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, जो मैं भी कराऊंगा थोड़ी देर बाद ही। अब इसमें आ जाते हैं व्हाट आर द पर्पस ऑफ प्रियम्बल। नंबर 1, इससे सोर्स पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का। डेट ऑफ एनैक्टमेंट पता चलता है, 26 नवंबर 1949 को एनैक्ट हुआ था और देश पे लागू हुआ था 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। इससे पता चलता है राइट्स एंड फ्रीडम्स जो हम लोग सबको मिलेंगे, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। एंड नंबर 4 गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि हमारे यहाँ पे 2 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। उनमें पावर आपस में डिवाइडेड है। तुमको पता होगा कि संविधान में 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो वाले मैटर जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में वो वाले मैटर होते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो संविधान का सोर्स पता चलता है। सर सोर्स का मतलब क्या हुआ, मैं बता देता हूँ। ये जो आप बोलते हो ना हमारा देश सेकुलर है, ये सोर्स है। इससे पता चलता है कि अंदर जो भी हम लोग को फ्रीडम मिलेंगे ना, आर्टिकल 19, 20 वगैरह में जो रिलीजन वाली फ्रीडम है, वो इस सेक्युलर की वजह से ही आता है, ठीक है। तो जितनी भी अंदर आर्टिकल्स जो हमें फ्रीडम दिए गए वो इसी से पैदा होता है कि हमारा देश कैसा है, सोशलिस्ट है, मतलब पैसे वालों को नहीं बल्कि सबको बराबर माना जाएगा, राइट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 14, वो इसी से आता है। तो इसको बोलते हैं सोर्स। तो दीज आर द 4 पर्पसेस, ये प्लीज याद कर लो यार। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एनैक्टमेंट, राइट्स एंड फ्रीडम्स, एंड लास्ट वाला नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। केशवानंद भारती का केस है, ये कंप्लीटली एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। जो भी मैं दिखा रहा हूँ तो सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स है सब कुछ। तो एवरी कंटेंट जो है आप देख रहे हो ना वो सीएमए के हिसाब से, ओनली सीएमए, ओके। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में बोला गया कि प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल जरूरी है। प्रियम्बल से हमें पता चलता है कि हमारा संविधान कैसा है, पर प्रियम्बल ही सब कुछ नहीं है। आप प्रियम्बल को एनफोर्स नहीं करा सकते। आप संविधान के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे, उनका अगर गवर्नमेंट कुछ वायलेशन कर रही है तो उस पर आप लीगल केस कर सकते हैं, पर आप प्रियम्बल वायलेशन पे लीगल केस नहीं कर सकते हैं। ये वाला लाइन पढ़ लो। However, preamble itself is neither a source of the law nor it creates a prohibition on the power of the law। तो आप संविधान को एनफोर्स कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को एनफोर्स कर सकते हो कोर्ट में, प्रियम्बल को एनफोर्स नहीं कर सकते। प्रियम्बल के अगेंस्ट आप कोई केस नहीं ले सकते, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स है, टॉपिक 2 बहुत बड़ी है। इसमें हमारे सिलेबस में ये सारे आर्टिकल्स है जो मैं लाइन से तुम लोग को फटाफट अभी रिवाइज करा दूंगा। ये पूरी लिस्ट है,
है ना। इधर सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया, एक वर्ड याद कर लो, फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा मतलब सबसे मेन चार्टर, मेन डॉक्यूमेंट जिससे पूरा देश चलता है, तो इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इट कंटेन्स ऑल द फ्रीडम्स जो नागरिकों को, हम लोगों को मिलने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे फ्रीडम्स हैं जो सिटीजन्स को हैं, कुछ कुछ ऐसे भी फ्रीडम्स आएंगे जो सिटीजन को भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। जैसे एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया, ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया में आया तो वो तो नॉन सिटीजन है, तो उसको भी कुछ राइट्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि उसको राइट्स अवेलेबल नहीं है। सिटीजन्स को सारे हैं, नॉन सिटीजन्स को कुछ कुछ अवेलेबल है। पहला आर्टिकल हमारे सामने आता है, आर्टिकल नंबर 14। ये नंबर अगर हो सके तो कृपया करके याद कर लो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, जहां पे ये बोला गया इक्वालिटी इज ऑपोजिट ऑफ आर्बिट्ररीनेस। आर्बिट्ररीनेस मतलब होता है जैसे एक राजा है, राजाओं लोग का जो शासन हुआ करता था हमारे देश में ना, राजे रजवाड़ों का था किंगडम्स में, तो वहाँ पे जो मोनार्च था, किंग था, वो अपने विम्स एंड कैप्रीज के हिसाब से चलाता था देश को, उसको बोलते हैं आर्बिट्ररीनेस। तो हमारा देश किसी राजा के विम्स एंड फैंसीज पे चलेगा या हमारा देश कानून पे चलेगा, संविधान पे चलेगा, कानून एंड संविधान पे चलेगा, इसको बोलते हैं इक्वालिटी। तो ईवी रोयप्पा के केस में वही बोला गया कि भाई इक्वालिटी और आर्बिट्ररीनेस उल्टा होता है। इक्वालिटी जो है वो बोलता है कि देश चलेगा लॉ के हिसाब से, आर्बिट्रेरीनेस होता है राजा की इच्छाओं से देश चलेगा, तो वो हमारे देश में नहीं है, ठीक है। ये डायलॉग बड़ा सुंदर है आर्टिकल 14 का, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सरकार, स्टेट वर्ड का मतलब यहाँ पे सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। संविधान पढ़ते वक्त कई जगह आपको वर्ड मिलेगा स्टेट, और उसका मतलब है सरकार, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। सरकार मतलब दोनों तरह की सरकार, सेंट्रल और स्टेट। तो सरकार की नज़रों में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सब कोई, सारा देश, सारे नागरिक सब बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप पाओगे कि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनमें हर एक में ना कुछ कुछ एक्सेप्शन है। तो एक एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, इन दोनों को सुपर एग्जेम्पशन है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी अदालत में प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, कोई सिविल केस नहीं हो सकता। तो इनको आपने इक्वालिटी के ऊपर रख दिया, क्योंकि देखो हमारे और तुम्हारे खिलाफ तो कोर्ट में केस हो सकता है, हम लोग को कोर्ट के सामने जवाब देना पड़ेगा, पर प्रेसिडेंट किसी भी जज के सामने कटघरे पे कभी खड़े नहीं होंगे। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, ही इज अबव, ही और शी इज अबव इक्वालिटी। ये रहा आर्टिकल 14 पे क्वेश्चन। अब आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन। हमारे देश में कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। किन आधारों पे? रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, सेक्स मतलब जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। इन बेसिस पे हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के बीच में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये राजे महाराजों के ज़माने में हुआ करता था, गोरों के ज़माने में भी होता था, तो इसीलिए इसको बनाना पड़ा और बोलना पड़ा कि एवरीवन विल हैव एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि गोरे घुसेंगे, काले नहीं घुसेंगे, या इस धर्म के लोग घुसेंगे, उस धर्म के नहीं। एवरीवन विल हैव एक्सेस टू शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स, एनी प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। वैसे ही जो ज़रूरी चीज़ें होती है जैसे कुआं, बावड़ी, टैंक, उसको भी सबको यूज़ कर सकते हैं। एवरीवन कैन यूज़ वेल, टैंक, बेदिंग घाट, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, सबके लिए ओपन है, इसमें कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं होगा। गोरे करते थे ये काम और राजे महाराजों के ज़माने में ही होता था, ठीक है। अगेन अब इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इक्वालिटी का ये है कि भारत सरकार विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल नियम बना सकती है। अब जैसे कहीं पर अगर लेडीज़ टॉयलेट बनाया तो भाई वहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शन है कि जेंट्स नहीं घुस सकते, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई बकवास बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इन सब के लिए स्पेशल हो सकता है। किन के लिए सरकार स्पेशल नियम बना सकती है? हमेशा पिछड़े लोगों के लिए। पिछड़े लोगों का मतलब जैसे विमेन चिल्ड्रन हो गया, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए इनके लिए सीट्स भी रिजर्व हो सकती हैं। जैसे IIT, IIM वगैरह में ना इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, UPSC गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी रिजर्वेशन मिलता है, तो ये अलाउड है, ये एक्सेप्शन में है। तो वहाँ पे एक जनरल कैटेगरी वाला आदमी OBC के खिलाफ केस नहीं कर सकता कि उनके लिए कोटा है, हमारे लिए कोटा क्यों नहीं है। आर्टिकल नंबर बहुत सुंदर है, इन सबसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, सुना हुआ रहेगा ना मेरे मुँह से तो एग्जाम में लिख भी आओगे। आर्टिकल 16, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी के अंदर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
तो पहला पॉइंट है सरकारी नौकरी में सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन फिर आप जानते हो एक्सेप्शंस है। सरकारी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, इन लोगों के लिए, विमेन के लिए रिजर्वेशन का कोटा होता है। तो वही यहाँ पे बताया। नंबर 1, जैसे पहला पॉइंट है, ये हो सकता है कि तमिलनाडु सरकार जब तमिलनाडु पुलिस में भर्ती ले रही है तो सिर्फ तमिलनाडु के ही नागरिकों को ले, बाहर के रेजिडेंट्स को नहीं ले। ऑब्वियसली ये तो होता ही है ना कि कुछ सरकारी नौकरियां जिस इलाके में, उस इलाके के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगा जो वहाँ रहते हैं, रेसाइड करते हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट वगैरह जो है बैकवर्ड क्लास के लिए ज़रूर रहेगा। कुछ प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ जो रहेंगे, प्रमोशन, वो शेड्यूल कास्ट के लिए ज़रूर रहेंगे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हमेशा ये रहेगा कि भाई जो उस रिलीजन को प्रैक्टिस करता है, जैसे अगर कोई हिंदू मंदिर है तो वहाँ पे जो पुजारी होगा वो हिंदू होगा। अगर कोई मुस्लिम मस्जिद है तो वहाँ पे जो भी वो पुजारी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब वो एक वो रहेंगे, मतलब मुस्लिम रिलीजन के रहेंगे, इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले रहेंगे। तो ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, ये एक्सेप्शन अलाउड है, ये एक्सेप्शंस है। अनटचेबिलिटी हमारे देश में छुआछूत अबॉलिश है, ठीक है। कोविड की बात नहीं हो रही है, जो वो होता था ना बैकवर्ड कास्ट है, अनटचेबिलिटी, वो हमारे देश में किसी भी फॉर्म में अबॉलिश्ड है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, गोरे क्या करते थे ना, इंडियंस लोगों को अपना सगा बनाने के लिए उनको टाइटल दे देते थे, सर, ये वो, लॉर्ड, बोला ये सब टाइटल अलाउड नहीं है। हम लोग केवल मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सीएम में हो तो वो एक एकेडमिक टाइटल है, वो आप रखो अपने पास, वो चलेगा, वो आप लिखो अपने नाम के आगे, ठीक है। आप डॉक्टर हो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मिलिट्री में हो, आप जनरल हो, कर्नल हो, जो भी हो, तो वो आप लिख सकते हो। बाकी आप किसी फॉरेन स्टेट से, विदेशी मुल्क से कोई टाइटल नहीं ले सकते। अब देखो, जो इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं ना, जो विदेशों में जाके रहते हैं, उनको वहाँ की सरकारें कुछ सुविधाएं देती है, टाइटल देती है, तो वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमारे इंडिया की विदेशों में जितने जगह भी एम्बेसीज हैं, वहाँ पर आप पाओगे कि जो भी लोग काम करते हैं, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है, तो कितने जगह पे वो जाते हैं, तो वहाँ पे सरकारें उनको जो भी सुविधाएं देती हैं, परक्विजिट देती हैं, या कुछ टाइटल से सम्मान करती है, कुछ डिग्री देती है, वो ले सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यार ये सबसे भयंकर है, मीडिया में यही छाया हुआ रहता है। नंबर याद करो, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19। तुम लोग की उम्र कितनी होगी? 17, 18, 19 ही होगी मेरे ख्याल से, 18, 19 टाइप। तो याद रखो अपनी उम्र, 18 नहीं 19, आर्टिकल नंबर 19। हम लोगों को जो मैक्सिमम फ्रीडम्स मिलती है ना, वो इससे मिलती है। क्या क्या फ्रीडम मिलती है सर हम लोग को? देखो आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ असेंबली, कई इकट्ठा हो सकते हैं हम लोग, इकट्ठा हो सकते हैं। एसोसिएशन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आंदोलन कर सकते हैं हम लोग, कोई भी कहीं भी मूव करके जा सकते हैं पूरे भारत में। हम भारत के किसी भी इलाके में रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। अब मैं मारवाड़ी हूँ, ठीक है, मैं निकला हूँ हरियाणा से, मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, पर मेरे जो परदादा जी वगैरह थे, परदादा जी या उसके भी ऊपर वाले, वो शिफ्ट होके आ गए एक शहर में, एक स्टेट में। तो हम लोग कहीं भी, मैं कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकता हूँ, ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मुझे रोका नहीं जाएगा। इसको लेके बीच में पॉलिटिकल बदमाशी तो होती रहती है, पर ये संविधान की आज़ादी है। अब इसके सर रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पर आपको ये 6 फ्रीडम्स मिले हैं, वहीं पर इन 6 फ्रीडम्स के ऊपर 8 रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। एग्जाम के एंगल से सर ये वाला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 फ्रीडम कौन से हैं और 8 रेस्ट्रिक्शन कौन से हैं? आपकी आज़ादी की वजह से इन सब चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंच सकता। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की मतलब हमारी देश की सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, भड़काऊ भाषण देना, दूसरों को भड़का दिया दंगा फसाद के लिए, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। तो योर फ्रीडम्स आर सब्जेक्ट टू 8 रेस्ट्रिक्शंस। इस पे सवाल भी इंस्टीट्यूट ने पूछा, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, वो हेट स्पीच दे रहा है किसी रिलीजन के खिलाफ, तो ये अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिकॉज हेट स्पीच देना इज इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, भड़काऊ भाषण दे रहा है, दंगे करवा देगा, पब्लिक ऑर्डर खराब करेगा, तो ये बिल्कुल मना है, नहीं कर सकता ये, नो। फिर इस फ्रीडम के ऊपर ना अलग, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये 6 केस लॉज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लॉ का नाम अगर तुम याद ना रख सको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सीएमए इंस्टीट्यूट के प्रत्येक चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे केस लॉ हैं, तो आप कितना याद रखोगे? तो केस लॉ नहीं भी याद आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा याद रखो कि ये अलाउड है। नंबर 1, हमारे पास राइट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ये भी आता है, राइट टू नो न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। नंबर 2, राइट टू नो अबाउट द कैंडिडेट बिफोर इलेक्शन। नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट इज अ कमर्शियल स्पीच, वो भी अलाउड है, वो भी फ्रीडम ऑफ राइट में। अपना नेशनल तिरंगा हम लोग लहरा सकते हैं, ये भी हमारा हक बनता है। ये राइट नॉट टू स्पीक इज ऑल्सो राइट टू स्पीच।
मेरा मन है कि मैं कब चुप रहना चाहता हूँ, जवाब देना नहीं चाहता हूँ, तो वो भी मेरा हक है। एंड फ्रीडम मतलब ये भी आपको आज़ादी है कि आप नेशनल एंथम चाहे मत गाओ पर उसका डिसरिस्पेक्ट मत करो। जैसे इसमें एक केस था कि क्रिश्चियंस लोग कुछ थे किसी पर्टिकुलर अपोस्टल क्रीड के, तो वो लोग बोले कि हमारे लिए सबसे ऊपर हमारा भगवान है, हम किसी को भी ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, हम देश को भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप नेशनल एंथम मत गाओ पर आप नेशनल एंथम का असम्मान मत करो। देखो भाई, सीधी सी बात मैं आपको बता दूँ, नेशनल एंथम अगर बज रहा है, आपसे बोला नहीं जाता मत बोलो, बट डिसरिस्पेक्ट मत करो, चुपचाप वहाँ पे खड़े रहो। ये एकदम एक होता है, एक बेसिक सेंस है कि लोग जिस भावना से कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपको खामोश रह के कम से कम असम्मान नहीं करना है, चुपचाप खड़े होकर सुनना है। आज अमेरिका का नेशनल एंथम बज रहा है, हमको नहीं आता, हम नहीं गाएंगे, कोई बात नहीं, पर हम खड़े तो हो जाएंगे ना अटेंशन पोजीशन में, टू शो आवर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द एंथम ऑफ सम कंट्री। तो वो बोला कि मत गाओ पर डिसरिस्पेक्ट मत करो। वेरी गुड। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना फैंसी नाम है सारा, तो ये कोई भी एक चीज़ आ जाएगा। सबसे पहले आर्टिकल 20 का 1, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आप एक बात समझो, आपने कोई क्राइम किया, इट शुड बी क्राइम एज पर द लॉ एट दैट टाइम जब आपने क्राइम किया। ठीक है, मान लीजिए आपने 30 साल पहले कोई क्राइम किया था, पर उस समय का जो लॉ था उसके हिसाब से वो क्राइम नहीं था, पर आज एक लॉ बन गया जिसके हिसाब से वो क्राइम है, तो आपको आपके 30 साल पुराने वाले चीज के लिए हम लोग दंड देने वाले नहीं हैं। ऑफेंस या क्राइम तभी माना जाता है जब आपने वो किया उस समय जो लॉ इन फोर्स था उसके हिसाब से वो क्राइम था कि नहीं था। ये पहला वाला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो इंग्लिश में लिखा है, ये बहुत फेमस है। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जॉपर्डी, एक ही गुनाह के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने क्राइम किया, जो भी क्राइम किया, आपको जो सजा दी गई कम ज़्यादा दे दी गई। अब ये नहीं होगा कि जब आपकी एक सजा खत्म होगी तो दूसरी वापस से डाल देंगे उस पर, जो देना एक ही बार में दे दो। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जॉपर्डी, नाम से बहुत ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, इसके ऊपर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट और एक क्वेश्चन डाला है इंस्टीट्यूट ने। नोट ये है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जॉपर्डी ये कोर्ट और ट्राइब्यूनल में अप्लाई करता है। ठीक है, प्राइवेट बॉडीज पे अप्लाई नहीं करता। ओके, इट डज नॉट अप्लाई टू डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, इट अप्लाइज ओनली इन कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन में क्या है, एक एम्प्लॉई है जिसने चोरी किया, तो एम्प्लॉयर ने उसके खिलाफ मुकदमा किया और मुकदमा हार गया, तो सजा नहीं मिली एम्प्लॉय को। बाद में एम्प्लॉयर को एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा, वापस से उसने कोर्ट में केस किया। सबूत हाथ लगने के बाद तो क्या दोबारा केस हो सकता है? हाँ, क्योंकि पहली बार तो सजा नहीं मिली ना। डबल जॉपर्डी का मतलब होता है कि एक ही गुनाह की 2 बार सजा नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तो ये हुआ कि गुनाह के लिए जब पहली बार केस हुआ तब तो सजा मिली नहीं ना, तो वहाँ डबल जॉपर्डी का तो बात ही नहीं है। तो दोबारा सबूत मिलने के बाद आप फिर से केस कर सकते हो, एम्प्लॉय को सजा मिलेगी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड है। जो गुनहगार है, बाकी लोग साबित करेंगे कि वो गुनहगार है, उसको आप मजबूर करके नहीं बोल सकते कि तुम एडमिट करो कि तुम गुनहगार है, वरना तो फिर पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ के टॉर्चर करके बुलवा लेंगे कि तुम्ही ने क्राइम किया है। सो नो पर्सन कैन बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आर्टिकल नंबर 21 बहुत बढ़िया है, ये महात्मा गांधी के आदर्शों पे बेस्ड है। इसमें एक केस हुआ था बहुत पहले, मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया। वो बेसिकली ये था कि लाइफ का मतलब क्या है और पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है। तो उसमें कोर्ट ने लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का एकदम वाइड मीनिंग बताया। लाइफ का मतलब खाली ये नहीं कि जिंदा रहना, लाइफ का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। तो कोर्ट ने पूरा डिस्क्राइब किया कि भैया राइट ऑफ लाइफ में लिविंग विथ डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, क्या क्या आएगा, सब इंक्लूडेड है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला, आपको हक है कि आप बाहर विदेश यात्रा कर सकते हो, लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो, यू कैन टेक शेल्टर, राइट ऑफ प्राइवेसी, हेल्थ एंड टेलीफोन टैपिंग नहीं होना चाहिए बिकॉज वो राइट ऑफ प्राइवेसी का इन्वेजन है, हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट, इकोलॉजी, एजुकेशन, अगर पुलिस की पिटाई से कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मुआवजा मिलेगा, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, फूड, मैरिज, रेपुटेशन, ये सब। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पूरा एकदम ब्रॉड डेफिनेशन बनाया गया था मेनका गांधी के केस में। ठीक है, 21A राइट ऑफ एजुकेशन मीन्स प्राइमरी एजुकेशन, जो 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों का होता है। एमसीक्यू के लिए याद कर लो, 6 से 14 साल। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन का हक सबको है, हायर एजुकेशन का फ्री में नहीं होता। तो सरकारी स्कूलों में प्राइमरी एजुकेशन फ्री में कराया जाता है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये बहुत बड़ी बात है।
इसको हम लोग बोलते हैं मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये हक सबको है, सिटीजन्स को भी, नॉन सिटीजन्स को भी, ये सबको मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है कि कभी कभार इमरजेंसी के हालातों में सरकार देश के नागरिकों को बोल सकती है कि आपको मिलिट्री में करना पड़ेगा सर्विस, तो वो एक अलग चीज़ है, कई देशों में ऑलरेडी है वो मिलिट्री सर्विस। बच्चे, चिल्ड्रन का मतलब एक कानून है हमारे देश में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986। चाइल्ड का मतलब है 14 साल से नीचे का बच्चा। ये इन लोगों को हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करना मना है, लेकिन नॉर्मल इंडस्ट्री में लोग काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि चाइल्ड लेबर कहीं काम नहीं कर सकता। अरे ऐसा नहीं है सर, चाइल्ड लेबर केवल हैजार्डस इंडस्ट्रीज और स्पेसिफाइड हैजार्डस प्रोसेसेस में काम नहीं कर सकता, बाकी जगह चाइल्ड लेबर काम कर सकता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट अब CMA के सिलेबस में नहीं रहा, पहले था। आर्टिकल नंबर 25, अभी लाइन से 3-4 आर्टिकल ना रिलीजन पे आने वाले हैं। हम लोगों को आज़ादी है कि हम अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल हिंदू हूँ, तो एज अ हिंदू हमारे बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं। जैसे कोई भी त्यौहार होता है, तो अभी मेरे हाथ में नहीं है, त्योहारों में आप देखोगे कि यहाँ हाथ पे एक लाल रंग का मोली रहता है, धागा रहता है, तो वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो हमारे यहाँ होता है। जैसे सिख में आप देखते हो कि वो लोग कड़ा पहनते हैं, तो हर किसी की अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो हमको पूरा आज़ादी, हम वो रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम दिए जला सकते हैं, दिवाली पर, होली पर हम रंग खेल सकते हैं, तो रिलीजियस प्रैक्टिस अलाउड है और रिलीजियस प्रोपगेशन भी अलाउड है, ठीक है। बट ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस। क्या क्या आज़ादी है? 4 आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेस मतलब प्रचार करना, प्रोपगेट करना और प्रैक्टिस करना अपने धर्म को, ठीक है। आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर सकते हो। मैनेज जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो ट्रस्ट वगैरह के अंदर होते हैं, इनको अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने का, मैनेज करने का पूरा आज़ादी है कि ये लोग अपने प्रेमाइसेस को किस तरह से रन करना चाहते हैं। तो देखो इधर, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब हर एक जो धार्मिक पंथ है वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकता है, अपने तरीके से कर सकता है। वहाँ पे प्रॉपर्टी को कैसे रखना है, नहीं रखना, सब उनका अपना नियम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक मंदिर है, मंदिर में एक सिंपल सा कॉमन सेंस होता है कि भाई आप जूते या चप्पल पहन के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। चर्च में तो आप कर सकते हो। तो ये उनको आज़ादी है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आज़ादी है कि वो अपने प्रॉपर्टीज़ को कैसे मैनेज करना चाहते हैं, उसमें स्टेट दखल नहीं दे सकता। सरकार कभी नहीं बोल सकती चर्च को कि तुम लोग के अंदर भी नंगे पांव प्रवेश होगा, या मंदिर को नहीं बोल सकते कि तुम्हारे अंदर भी जूता पहन के जाएंगे। तो वो आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको आज़ादी है, ठीक है। देश की जो सरकार है वो कभी भी टैक्स के पैसे से किसी पर्टिकुलर रिलीजन का प्रचार नहीं करेगी। तो भारत सरकार ना तो हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए कोई अलग से पैसा खर्चा करती, पॉलिटिकल पार्टी करता है, देश की सरकार नहीं करती। तो देश की सरकार कभी भी जनता का जो टैक्स का पैसा है उससे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। दैट इज दिस वन, आर्टिकल 27। आर्टिकल 28, अटेंडेंस, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के फंड से चल रहा है वहाँ किसी भी रिलीजन का कोई प्रचार नहीं होगा, लेकिन जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी रिलीजन से कनेक्टेड है वहाँ प्रचार हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो क्रिश्चियन स्कूल्स थे, 10th तक भी और 12th तक भी। तो क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, वो स्टेट फंडेड नहीं है, वो प्राइवेट है, तो वो लोग वहाँ पे मतलब प्रचार करते थे। हम लोग वो जीसस वाली प्रार्थना करते थे, आवर फादर इन हेवन होली बी दाई नेम, ऐसे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो भी जिस धर्म से कनेक्टेड है वहाँ उसका प्रचार हो सकता है। जैसे कोई मतलब कोई हिंदू स्कूल है या कोई मुस्लिम स्कूल है या कोई क्रिश्चियन स्कूल है, वो लोग अपने अपने कर सकते हैं, पर सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी धर्म का प्रचार कभी नहीं होगा। यही यहाँ पे लिखा है। आर्टिकल 29 ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के ऊपर है। माइनॉरिटीज़ जिनका लैंग्वेज अलग है, माइनॉरिटी जिनका लैंग्वेज अलग है, जिनकी स्क्रिप्ट लिखने का वो अलग है, कल्चर अलग है, उनको पूरी आज़ादी कि वो अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सरकार द्वारा फंडेड है वहाँ कभी भी किसी भी माइनॉरिटी या किसी और को रोका नहीं जाएगा एडमिशन से। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, हर माइनॉरिटी को हक है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रन कर सकता है। एक जो बहुत पॉपुलर है वो है मदरसा। मुस्लिम स्कूल्स जो होते हैं बेसिकली उनको मदरसा बोलते हैं, तो वो अलाउड है आर्टिकल नंबर 30 में कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह रन कर सकते हैं। अगर सरकार, अब ये थोड़ा अलग टॉपिक है,
अगर सरकार कभी किसी रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या माइनॉरिटी के एजुकेशन को टेक ओवर करती है तो उनको उचित मुआवजा देगी, पैसा देगी, कॉम्पनसेशन देगी, ताकि वो लोग दूसरी जगह खोल सकें, स्टार्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट है, अगर सरकार द्वारा फंडेड कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ किसी भी माइनॉरिटी के दाखिले को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा लास्ट है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको और मुझे जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अगर सरकार उनको वायलेट करती है तो अंडर आर्टिकल 32 हम लोग सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट ऑर्डर पास करेगा। रिट क्या होता है सर? पढ़ो। Writ is a written order issued by the Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies to the person for the citizens जिनका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है। 5 तरह के रिट होते हैं। ये तुम्हारे सीएमए के सिलेबस में नहीं है, पर मैंने रेफरेंस के लिए क्लास में पढ़ाया था तो बस दिखा दिया कि ये नाम है हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, को वारंटो। पर ये किताब में नहीं तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट को मतलब अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट को किसी ने भी एनक्रोच किया तो, सरकार ने एनक्रोच किया तो। कितने सारे केसेस तुम देखते हो लिखा रहता है ना, दिस पर्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो इसी की वजह से। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो इसी की वजह से। दैट कंप्लीट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। अब हम एक और बड़े टॉपिक में जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक 3, सोर्सेज ऑफ लॉ। अब मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, रिवाइज करने जा रहा हूँ। ओके अब इस चैप्टर का सबसे धांसू पोर्शन हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ। यही सबसे धांसू पोर्शन है। जो तीसरा खंड होगा वो आसान रहेगा रिलेटिवली। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ? देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ। मैं समझाने के लिए एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे देखो इधर। देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ। नंबर 1 परंपरा, कस्टम। कस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन, परंपरा। हमारे देश की परंपरा बाकी देशों से अलग है, सब देश की अपनी परंपरा होती है। परंपरा इज एन एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ, इट्स अ मॉडर्न सोर्स की एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ। सेकंड क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब कोर्ट के जो केसेस वगैरह आए थे ना 100 साल पहले, वो वाले। एंड थर्ड जो सबसे मॉडर्न सोर्स है वो कौन सा है? लेजिस्लेशन, द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो प्लीज इसको याद करो, व्हाट आर द 3 सोर्सेज ऑफ लॉ। सबसे प्राचीन पुराना सोर्स कौन सा है सर? कस्टम, हमारे देश की परंपरा, कस्टम। दूसरा पुराने जुडिशियल केसेस। कितनी बार ऐसा नहीं होता लॉ पढ़ते तो हम लोग देखते हैं 100 150 साल पुराना केस आ जाता है, वो होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। और तीसरा होता है द लेटेस्ट मॉडर्न लॉ जो चल रहा है समाज में, लेजिस्लेशन, द मॉडर्न सोर्स, ठीक है। तो दीज आर द 3 सोर्सेज ऑफ लॉ। इधर देखो चर्चा करेंगे। सबसे पहला कौन सा था सर? कस्टम। कस्टम मतलब होता है एक ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत समय से चल रही है और जो जनता ने भी एक्सेप्ट कर रखी है। इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, द पीपल हैव आल्सो एक्सेप्टेड इट, ठीक है। नंबर 1 कस्टम मीन्स लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस और अनरिटन रूल्स विच हैव अक्वायर्ड अ बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर, जो समाज फॉलो कर रहा है। नंबर 2 पुराने जमानों में राजे महाराजों के जमाने में उतने लॉ तो थे नहीं, तो वहाँ कस्टम या परंपरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ था। अब एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कस्टम को जब हम लोग नए लॉ में इंक्लूड कर लेते हैं ना तब वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे कि हमारे देश में अगर मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ तो हिंदुओं में भाई बहनों में या कजिन्स में शादी नहीं होती है, ठीक है। ये परंपरा चलते आई है। अब इस परंपरा को इन्होंने लॉ में घुसा दिया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लिखा हुआ भी है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, मतलब सर्टेन रिलेशनशिप्स में मैरिज अलाउड नहीं है। मदर एंड द सन, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। हाउएवर कोई कोई रिलीजियन प्रैक्टिसेस में अलाउड है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। काइंड्स ऑफ कस्टम, सर कस्टम 3 प्रकार के होते हैं। वो कस्टम जो पूरे देश पे चलते हैं, इंडिया, जनरल कस्टम। दूसरा लोकल कस्टम जो किसी पर्टिकुलर स्टेट या टेरिटोरी में चलते हैं। एंड थर्ड कन्वेंशनल कस्टम जो धंधे में चलते हैं, ट्रेड रिलेटेड कस्टम्स। कोई भी जो प्रैक्टिस चल रहा है वो कस्टम है या नहीं है, उसके लिए 4 तरह के टेस्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट याद कर लो। अक्रम, एंटिकिटी, अगर वो पुराना है, प्राचीन है, कई साल से हो रहा है, ठीक है, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, लोगों को याद भी नहीं कब से चल रहा है वो, तो वो एंटीक है, तो वो कस्टम है। नंबर 2 अक्रम, सी से कंटिन्यूअसली चल रहा है, कभी भी बंद नहीं हुआ। इट हैज ऑलवेज बीन एंजॉयड बाय द पीपल ओपनली, पब्लिकली एंड वाज नेवर इंटरप्टेड। नंबर 3 रीजनेबल, इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ अ मिसचिफ, वो मिसचिवियस नहीं है, उससे कोई नुकसान या ऐसा कुछ वैसा नहीं है। एंड नंबर 4 मोरालिटी, इट इज़ नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एकदम मॉरल है। तो ये 4 अगर चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तो वो कस्टम कहलाएगा। अब इन्होंने देखो एक एग्जाम्पल दिया, बहुत मतलब बोल के भी घिन आता है। ये केस तो है मथुरा नाइक्सन वर्सेस एसु नाइक,
लेकिन पुराना केस तो है, बॉम्बे का है, ठीक है, 1880 का केस है, 1880 का। अडॉप्टिंग अ गर्ल फॉर इलीगल, गंदे पर्पसेस के लिए एक लड़की को गोद लेना, ये एकदम गंदा कस्टम है, बिकॉज ये मोरालिटी पे खरा नहीं उतरता। कस्टम वही माना जाएगा जो 4 कसौटी पे उतरे, अक्रम, एंटिकिटी, कंटिन्यूअस, रीजनेबल, मोरालिटी। तो ऐसा कोई कस्टम जो मोरालिटी के खिलाफ है उसको कस्टम नहीं माना जाएगा। चाइल्ड मैरिज को भी बंद कर दिया गया, जो कि कस्टम था, बोला अब ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, मॉरल कैरेक्टर, बंद। तो ये भी बंद, वो भी बंद। ओके, ये देखो क्वेश्चन था एक्सप्लेन कि कस्टम सोर्स ऑफ लॉ कैसे, आप पूरा एक्सप्लेन करो। तो आप बता सकते हो कि भाई 4 फीचर होते हैं उसके, अक्रम, और एग्जाम्पल देके बता सकते हो। जुडिशियल प्रेसिडेंट इज अनदर सोर्स ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट के जजमेंट्स, जो हायर कोर्ट्स हमारे देश में ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके जजमेंट्स को बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो हम लोग कोर्ट केसेस में यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। जजेस का बड़ा क्रिएटिव रोल होता है, जजेस लोग डॉक्ट्रीन्स बनाते हैं, हम लोग इतने सारे डॉक्ट्रीन्स नहीं पढ़ते, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जॉपर्डी। तो जजेस का बड़ा क्रिएटिव रोल होता है जो यूज़ किया जा सकता है लॉ में। सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलता है, डिसीजन देता है, इट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया एक्सेप्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाद में अपने जजमेंट को बदल भी सकता है। हाई कोर्ट का जजमेंट उसके जुरिस्डिक्शन, उसके स्टेट में आने वाले जितने भी लोअर कोर्ट है सब पे बाइंडिंग है, ठीक है। और एक स्टेट का हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे स्टेट के कोर्ट्स पर बाइंडिंग नहीं है, पर हाँ परसुएसिव वैल्यू तो जरूर है। अब मद्रास हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो दिल्ली पर, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट पे मैंडेटरी नहीं है, पर माना तो थोड़ा सा वैल्यू तो देंगे, परसुएसिव वैल्यू तो है, ऑब्लिगेशन नहीं है। लोअर कोर्ट्स का जजमेंट, लोअर कोर्ट्स आर ऑब्लाइज्ड कि उनको अपने जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो आते हैं उसको उनका जजमेंट सारा फॉलो करना पड़ेगा। जब जुडिशियल डिसीजन जज लोग देते हैं ना, तो उसमें 2 चीज़ें होती है, रेशियो डेसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है रीज़न, कि जज ने जो भी जजमेंट दिया उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो रेशियो डेसिडेंडी इज कंसिडर्ड टू बी अ बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट विच एक्सप्लेन्स द रीज़न, द रैशनल, द रेशियो, उसी से रैशनल से बिहाइंड द जजमेंट। Obiter dicta is an observation of the court. It is not a binding part of the judgment, but it has a persuasive value. जैसे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने दिया, निर्भया का जो दिल्ली में केस हुआ था, इट वॉज अ केस ऑफ रेप, पब्लिक रेप वाला केस था, उसमें कोर्ट ने ये बात बोली। अब ये बात जजमेंट में नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा, ठीक है। जज ने क्या बोला कि स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन है जो उन्होंने बोला, द बेस्ट थर्मोमीटर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वुमेन। तो ये कोटेशन के बिना भी जजमेंट अपने आप में कंप्लीट था, इस कोटेशन से और अच्छा हो गया, पर इसके बिना भी चलता। तो ये नॉन बाइंडिंग पार्ट होता है, इसको बोलते हैं जज का ऑब्जर्वेशन, ऑबिटर डिक्टा। ये रहा जुडिशियल प्रेसिडेंस। नेक्स्ट है सर लेजिस्लेशन, ये तीसरा सोर्स है, द मोस्ट मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ। 3 सोर्स होते हैं लॉ के। व्हाट आर द 3 सोर्स ऑफ लॉ? कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। तो ये सबसे पुराना है वो बीच में, और वो लेजिस्लेशन जो है वो सबसे लेटेस्ट है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन में आप देखो 2 हिस्से होते हैं। लॉ इज क्रिएटेड बाय, ये याद कर लो, डायग्राम बहुत सुंदर है। लॉ इज क्रिएटेड बाय, नंबर 1 सॉवरेन, सॉवरेन मतलब पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो एक्ट होता है, वो मेन लेजिस्लेशन होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी लेजिस्लेशन, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है, ना टाइम है, ना टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, और इमरजेंसी भी है। तो पार्लियामेंट केवल मेन एक्ट बना देता है, बाकी जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, फॉर्म्स हैं वो पार्लियामेंट खुद नहीं बना के अपने नीचे की किसी बॉडी को डेलीगेट कर देता है। तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। जैसे कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, पर कंपनीज रूल्स, फॉर्म्स एमसीए ने बनाए। इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, इनकम टैक्स रूल्स वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो सीबीडीटी उसने बनाया। तो सोवरेन मतलब पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ इज प्राइमरी लेजिस्लेशन, और नंबर 2 डेलीगेटेड अथॉरिटी जैसे मंत्रालय वगैरह का बनाया हुआ लेजिस्लेशन जो सपोर्ट करता है मेन लेजिस्लेशन को, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर याद रखना, इवन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल, रेगुलेशन इज बैक्ड एंड सपोर्टेड बाय द पार्लियामेंट। सोवरेन का सपोर्ट रहता है उसमें। प्राइमरी लेजिस्लेशन कौन बनाता है? पार्लियामेंट। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन बनाता है? एन अथॉरिटी विच इज बिलो पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट ने पावर दिया है कि भाई तुम ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाओ, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम वाइम नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन 2 होते हैं, एक लोकल लॉज मतलब जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के बनाए हुए लॉज, और एक होता है लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे एमसीए, सीबीडीटी, इनके द्वारा।
प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट का फर्दर चर्चा। प्राइमरी वो जो पार्लियामेंट ने बनाया डायरेक्टली, सॉवरीन ने बनाया, पार्लियामेंट तो सॉवरीन ने, और सबऑर्डिनेट मतलब जो उसके नीचे की किसी अथॉरिटी ने बनाया है, ठीक है। ग्वालियर रायन का केस था, उन्होंने बोला कि मॉडर्न सोसाइटी में इतने सारे वेलफेयर लॉज वगैरह होते हैं कि पार्लियामेंट या सॉवरेन के पास इतना टाइम नहीं कि सारा लॉ बनाए, इसीलिए ये प्रैक्टिस ज़रूरी है कि लेजिस्लेशन का जो निचला हिस्सा है जैसे रूल रेगुलेशन वो डेलीगेट करके नीचे बनवाया जाए, पार्लियामेंट खुद ना बनाए। तो उसी को ये ग्वालियर रायन मिल्स के केस में बताया गया था। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कुछ विशेषताएं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ क्लास ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नंबर 2, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेन लेजिस्लेशन को बदल या मॉडिफाई नहीं कर सकता, केवल उसको बनाने के लिए प्रोसीजर देके सपोर्ट कर सकता है। क्या कंपनीज रूल्स, कंपनीज एक्ट को बदल सकते हैं? नहीं। नंबर 3, इंडियन डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, ये ऐसे ही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड प्रेस। फिर ये आज के दिन पार्लियामेंट ने अपने आप को लिमिट कर रखा है कि हम सिर्फ पॉलिसी मैटर्स और मेन लेजिस्लेशन बनाएंगे और बाकी जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है ना, रूल रेगुलेशन, वो डेलीगेट किया जाता है। इसके पीछे के 3 कारण हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड स्पीड, ठीक है। यहाँ फिर से वही बताया गया है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ नेसेसरी ईविल। क्यों? बोलता है मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी में इतने सारे लॉज आ गए हैं कि पार्लियामेंट खुद नहीं बना सकता, ठीक है, इसलिए पार्लियामेंटर केवल फंडामेंटल पार्ट बना देता है और एक्स्ट्रा चीज़ें डेलीगेट कर देता है बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ टाइम, टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ एंड इमरजेंसीज। तो इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ नेसेसरी ईविल। टॉपिक 5, ये इसी के साथ चल रहा है, ये भी भयंकर इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस इन इंडिया। आप सबको मालूम है कि बिल, कोई भी लॉ जो देश में आता है उसका एक बिल बनता है, वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, फिर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है, तब जाके वो कम इनटू फोर्स होता है। लेकिन सर इसको जो आप पढ़ोगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी, बहुत डिटेल में ये तुम लोगों को बहुत हार्ड भी लगा होगा, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाने के लिए एक बहुत ही मस्त डायग्राम बनाया है, ये देखो, ठीक है। सुनो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF, यहाँ से कहानी चालू होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लगता है कि उनको एक नया इनकम टैक्स लॉ बनाना है, ठीक है। इट्स रिगार्डेड एज अ मनी बिल, मनी बिल वगैरह आएगा 10-15 मिनट बाद, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लगता है कि नया कानून बनाना है, तो वो क्या करेंगे, कानून बनाने के लिए एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, परफेक्ट नहीं, वो तो MLJ बनाएगा और भेज देंगे MLJ को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसको भेज देगा? MLJ होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके अंदर एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है जो पूरे लॉ की ड्राफ्टिंग करता है। तो एग्जैक्ट जो इनकम टैक्स का लॉ ड्राफ्टिंग होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करेगा, वो MLJ करेगा। जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड आने की बात चल रही है, तो डायरेक्ट टैक्स कोड बनाने के लिए जो ड्राफ्ट लॉ है, जो पॉइंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भेज देगा लॉ एंड जस्टिस वाले मिनिस्ट्री के पास, और उनका जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो फिर बैठ के पूरा एकदम ड्राफ्ट बनाएगा। ड्राफ्ट बनाने के बाद वो लोग फिर MOF को देंगे, बोलेंगे ओके है क्या, MOF बोलेगा हाँ ओके है, चेंजेस कर दो, वो चेंजेस कर देगा, फिर वो बनाएगा एक ड्राफ्ट बिल। तो ये ड्राफ्ट बिल कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब ये ड्राफ्ट बिल जो है ना, ये कैबिनेट सेक्रेटरी को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के नीचे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसमें कुछ 20 to 30 मिनिस्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ड्राफ्ट बिल को लेके कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा। कैबिनेट में जो मेन मंत्री हमारे सारे देश के, जिसमें निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह है, एटसेट्रा, वो लोग फिर अपनी तरफ से कुछ सुझाव रिकमेंडेशंस देंगे। उनके दिए हुए रिकमेंडेशंस को फिर से वापस से इंक्लूड करके इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और बनेगा एक फाइनल बिल। ये फाइनल बिल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक दूसरे मिनिस्ट्री को देगा जिसको नाम है MPA, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पूरे पार्लियामेंट में जो 2 हाउसेस है ना, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस, उन दोनों के बीच का लिंक होता है ये वाला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो पार्लियामेंट जब सेशन में लगेगा, सेशन मतलब जब पार्लियामेंट हर वक्त तो सेशन में नहीं होता, जब सेशन में होगा उसके 1 महीने पहले ये फाइनल बिल बना के MPA को दे देगा और फिर MPA इस बिल को पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करेगा। सो दैट्स द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स सो मेनी अथॉरिटीज। कंसर्न मिनिस्ट्री जो कानून बनाना चाहता है वो कोई भी हो सकता है, MCA, MCI, MOF, MOLE, कोई भी हो सकता है। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो ड्राफ्टिंग करता है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। फिर तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है, लोकसभा, राज्यसभा में। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी एंड कैबिनेट। ये पूरा प्रोसेस देख रहे हो कितना विशाल प्रोसेस है, ये पूरा यहाँ समझाया हुआ है। ओके, जो मैंने तुमको बोला ना वही यहाँ पे समझाया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेके आना चाहता है ड्राफ्ट बनाएगा, ठीक है,
और सारे लोगों से फीडबैक वगैरह लेगा पब्लिश करके कि क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद वो लोग किसको दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, ताकि वो लोग चेक करें कि वो जो ड्राफ्ट बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और वो लॉ की देश के लिए नेसेसिटी है। तो MLJ उसको स्टडी करके ओके करेगा एंड फिर फाइनली रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री को भिजवा देगा MLJ के पास, और MLJ का लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट बिल को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को बोल के कैबिनेट में रखाया जाएगा, वो लोग अपना सजेशन देंगे, फिर जो चेंजेस करना किया जाएगा। उसके बाद उसको भेज दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास एटलीस्ट 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, ये सब तो मेरा रेफरेंस के लिए मैंने तुम लोग के लिए डाला है। अब अगली टॉपिक आने वाली है मनी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनी बिल क्या होता है? मनी बिल बहुत सुपर है, ये प्रायोरिटी पे होता है। मतलब तुम लोग समझ लो जितने भी लॉ पास होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बिल बनाओ फिर पेश करो, तो बिल 2 पार्ट के हैं, मनी बिल, अदर बिल। मनी बिल कौन सा बिल होता है? टैक्स रिलेटेड जो बिल है, बोरोविंग्स वाले जो बिल होते हैं, पब्लिक बोरोविंग्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार भी तो जनता से पैसा लेती है, बाहर से पैसा लेती है, वो वाले बिल। फिर सरकारी खजाना, ट्रेजरी से जुड़े हुए जितने भी है इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह, वो सारे बिल को मनी बिल बोला जाता है। इन 3 को मनी बिल नहीं बोला जाएगा। कोई फाइन इंपोज करना है, कोई लाइसेंस फीस इंपोज करना है, या कोई टैक्स में कुछ अबॉलिशमेंट या चेंज करना है, वो मनी बिल नहीं है। अल्टीमेटली कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करने का हक किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास। उसका फाइनल डिसीजन है कि ये बिल को मनी बिल मानूंगा, इसको अदर बिल मानूंगा। बिकॉज सर इससे उसके पासिंग के प्रोसीजर पे फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इट इज़ टू बी डिसाइडेड कि बिल जो है मनी बिल है कि नहीं है। आधार वाला जो बिल आया था ना, आधार कार्ड वाला, वो मनी बिल माना गया था, स्पीकर ने बोला वो मनी बिल माना जाएगा। ठीक है, उसका केस भी हुआ था ये रहा। ठीक है, नाउ आर्टिकल नंबर 109 बाद में लिखा है, मैंने उसका पूरा बढ़िया से सिनॉप्सिस बना के डाला है। आर्टिकल 109 प्रोसीजर टू पास अ मनी बिल, ये देखो बाद में आएगा। ये आर्टिकल 109 है, तो ये पूरा बहुत सुंदर समा मैंने बना के डाला है। मनी बिल पास करने का तरीका क्या होता है? मनी बिल के केस में ना लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, लोकसभा इज इलेक्टेड, लोकसभा के MP आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया। राज्यसभा तो नॉमिनेटेड होता है लोकसभा वालों से। ठीक है, तो लोकसभा को ज़्यादा पावर है मनी बिल के केस में। मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा। नंबर 2, मनी बिल पहले लोकसभा में पास होगा फिर राज्यसभा में जाएगा। नंबर 3, स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है नहीं भी है। नंबर 4, राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता, केवल अपने सजेशन दे सकता है। नंबर 5, लोकसभा से पास हुआ मनी बिल जो राज्यसभा में गया है, राज्यसभा 14 दिन के अंदर कंसिडर करके लौटा देगा। नंबर 6, राज्यसभा ने जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं वो लोकसभा के लिए फॉलो करना मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। नंबर 7, जैसे ही राज्यसभा से लौट के आया और लोकसभा ने वापस से उस बिल को विथ और विदाउट अमेंडमेंट अप्रूव किया, इट इज डीम्ड टू बी पास्ड इन बोथ हाउसेस, चाहे वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ हो तो भी। मतलब लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा वालों ने कुछ सजेशंस दिए और 14 दिन में बिल लौटा दिया। लोकसभा वालों ने मान भी सकते हैं सजेशन को, नहीं भी मान सकते और ओके कर सकते हैं। जैसे ही ओके किया लोकसभा ने, इट इज डीम्ड टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस। A finance bill, every finance bill is not a money bill. स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास अल्टीमेट अथॉरिटी डिसाइड करने का कि भाई वो मनी बिल है कि नहीं है। मनी बिल पार्लियामेंट में रखा ही जाता है विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए प्रेसिडेंट मनी बिल को होल्ड नहीं कर सकते। मतलब जैसे लोकसभा से अप्रूव हो गया, राज्यसभा का अप्रूवल हो गया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के पास नॉर्मली हक होता है कि वो किसी बिल को या तो साइन कर सकते हैं या वापस दे सकते हैं, मनी बिल को वापस नहीं दे सकते। मनी बिल पार्लियामेंट में लोकसभा में रखा ही गया था विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो एक बार अगर पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाए तो प्रेसिडेंट के लिए साइन करना मैंडेटरी है। ठीक है, मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट, वो उनको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। अब नॉर्मल बिल्स की बात हो रही है, अदर बिल्स की। हमने मनी बिल देखा ना, अभी हम कौन सा देख रहे हैं? अदर बिल्स। ठीक है, कोई भी बिल जो मनी बिल नहीं है, इट में ओरिजिनेट आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। तो अब आप सुनो, आम आदमी यही सोचता है कि सबसे पहले स्कूलों में हमको ये पढ़ाएगा कि लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में। ये बात मनी बिल के लिए होती है, बाकी कोई बिल के लिए कुछ भी हो सकता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा या पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। इट कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल नहीं है, दोनों हाउसेस अप्रूव करेंगे तभी होगा। मनी बिल में तो अगर लोकसभा ने अप्रूव कर दिया, उनके पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा करे या ना करे, लोकसभा ने कर दिया मतलब डीम्ड अप्रूवल। यहाँ अदर बिल में वो चीज़ नहीं, अदर बिल में दोनों हाउसेस को अप्रूव करना पड़ेगा। थर्ड, अगर मान लो
कभी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया या पोस्टपोन कर दिया तो उसमें जो पेंडिंग मनी बिल है वो कैंसिल नहीं होगा, दैट विल नॉट लैप्स। जॉइंट सिटिंग, सर ऐसा हो सकता है क्या कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल के एक बिल का प्रस्ताव सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट सेशन, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। ये कब हो सकता है? अगर कोई बिल है जो दोनों किसी एक हाउस ने अप्रूव किया, एक ने रिजेक्ट किया। नंबर 2, जहाँ दोनों हाउसेस ने एक दूसरे के सजेशन या अमेंडमेंट को नहीं माना, या फिर उस बिल को पेश किए हुए 6 महीने हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में जब दोनों हाउसेस में लड़ाई है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर दो हाउसेस सेशन में है तो उनको रिटन मैसेज देके, या हाउसेस सेशन में नहीं है तो पब्लिक नोटिस इन्फॉर्मेशन देके बोल सकते हैं कि जॉइंट मीटिंग करके इसको जो करना करो। जॉइंट मीटिंग के केस में जो लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठेंगे, मेजॉरिटी ने अगर अप्रूव कर दिया तो मतलब इट इज डीम्ड टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस। एक छोटा सा एमसीक्यू है, मनी बिल पर ये सब अप्लाई नहीं होता। मनी बिल में लोकसभा के हाथ में ज़्यादा पावर है, वहाँ जॉइंट सेशन से नहीं होगा। 109 तो बता ही दिया मैंने, क्या मस्त था। 111, ठीक है। अब बात हो रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। कोई भी बिल जब हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो या तो वो असेंट दे सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। मनी बिल को वो होल्ड नहीं कर सकते, मनी बिल तो असेंट देना ही पड़ेगा, बाकी बिल को वो वापस दे सकते हैं कि एक बार फिर से आप लोग कंसिडर करो लोकसभा राज्यसभा को। अगर वापस से दोनों हाउसेस ने ओके कर दिया तब प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, अब प्रेसिडेंट भी रोक नहीं सकते। प्रेसिडेंट के साइन करते ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉपी देगा, उनको बोलेगा कि स्टेट के ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करो, और फिर प्रिंट करके लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। ये था सेकंड हिस्सा इस चैप्टर का जो ज़बरदस्त था, सोर्सेज ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। ये खत्म होता है। अब हम लोग तीसरा हिस्सा रिवाइज करने जा रहे हैं। ये है तुम्हारा बेसिकली वही आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन। बड़ा इंटरेस्टिंग और मस्त है, ठीक है, सिंपल है, ये मैं रिवाइज कराऊंगा। अब हम लोग इस चैप्टर नंबर 1 का आखिरी हिस्सा करने जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। इसका नाम है ADR। जब भी कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट होती है, दो कंपनियों में या दो पार्टीज़ में लड़ाई है, तो सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका है जुडिशरी, आप अदालत में जाओ, लीगल केस करो, जिसको हम लोग लिटिगेशन बोलते हैं। फिर जो जज है दोनों पार्टीज़ को सुन के एविडेंसेस को देख के फिर जजमेंट देंगे, ये एक तरीका है। दूसरे तरीके को हम लोग कहते हैं ADR, ऑल्टरनेट तरीका है, इसीलिए नाम में ऑल्टरनेट है। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, रिजोल्यूशन मतलब सॉल्व करना। ADR करने के जो 3-4 मेन तरीके हैं वो है, नंबर 1 आर्बिट्रेशन जो सबसे बढ़िया है, नंबर 2 कंसिलिएशन, नंबर 3 मीडिएशन, और चौथा एक सेमी जुडिशरी बॉडी से करवाना जिसको बोलते हैं लोक अदालत। ओके, नाउ ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन क्यों चाहिए हम लोगों को? इसके बहुत सारे कारण हैं, ये मैंने तुम लोग के लिए लिखे हैं, समझने के लिए बहुत अच्छे हैं, ध्यान सुन लो। एक तो लीगल केस सर बहुत कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहाँ कोर्ट में बोलने के लिए आपको लॉयर चाहिए जो बहुत खर्चा पानी लेगा। फिर लैंग्वेज का भी इशू है, सपोज आप अगर एक रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, दोनों पार्टी जो है वो अपनी लोकल भाषा में कंफर्टेबल है, पर वहाँ पे कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर जो जज साहब है उसको आपके बिजनेस का जरा सा भी नॉलेज नहीं है, वो बस लॉ सेक्शन सेक्शन लॉ सेक्शन सेक्शन कर रहे हैं, जबकि झगड़ा तो बिजनेस और व्यापार को लेके हुआ है जिसकी उनको समझ नहीं है। तो इन सब कारणों की वजह से सर ये ADR मैकेनिज्म इज़ अ वेरी नाइस ऑल्टरनेटिव कि लीगल केस के बदले आप ये कर लो, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेशन जो काफ़ी लंबा है, मतलब मैक्सिमम जो कंटेंट है वो आर्बिट्रेशन का ही है। तो मैंने तुम लोगों के लिए आर्बिट्रेशन का एक मास्टर समरी डायग्राम बनाया, देखो बोर्ड पे। आर्बिट्रेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है, याद करना है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज अग्री करेंगे कि ओके हम लोग लीगल केस नहीं करेंगे बल्कि हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू आपस में केस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों पार्टी में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। ये एग्रीमेंट आप लोगों दोनों पार्टी के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, या फिर अलग से भी ये लोग एक एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो एक एग्रीमेंट होना आवश्यक है कि दोनों पार्टी राजी हैं कि हाँ जी हम लीगल केस के बदले आर्बिट्रेशन करेंगे। नंबर 2, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो। आप ये आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आप अदालत का जज नहीं है, आप लोग अपने आप अपना जज अपॉइंट करो जिसको हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं। कौन होता है आर्बिट्रेटर? सर बेसिकली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले लोग कोई भी आर्बिट्रेशन का काम कर सकते हैं। अ CMA कैन ऑल्सो बी एन आर्बिट्रेटर, ठीक है। अगर मान लो 2 कंपनीज में डिस्प्यूट है, उसमें कुछ कॉस्ट शीट वगैरह इन्वॉल्व है, कुछ कॉस्टिंग रिलेटेड है, तब तो सर बेस्ट पर्सन कौन है? CMA।
तो सीएमए को भी आर्बिट्रेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर व्यक्ति जो होता है ना वो मतलब प्रोफेशनल होता है, इसको लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसको दोनों पार्टी की बातें लीगली सॉल्व करके बतानी पड़ेगी कि देखो भैया आंसर ये है। ये सुलह वाला केस नहीं है कि आओ मैं दोनों पार्टी का हैंडशेक करा दूं, वो कंसिलिएशन और मीडिएशन में होता है, यहाँ वैसा नहीं होता। आर्बिट्रेशन इज एब्सोल्युटली लाइक जुडिशरी। आर्बिट्रेशन का ये होता है राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। कंसिलिएशन मीडिएशन में ऐसा नहीं होता। कंसिलिएशन मीडिएशन में क्या होता है, हम लोग दोनों पार्टी में पैचअप कराना चाहते हैं, यहाँ वो नहीं, ये कोर्ट की जैसा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो दोनों पार्टी इसके सामने अपने अपने स्टेटमेंट्स देंगे। पहला पार्टी देगा एसओसी, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, कि हमारा इतना इतना रुपया बाकी है। दूसरा पार्टी अपने बचाव में एक स्टेटमेंट देगा जिसको बोलते हैं एसओडी, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंसेस, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर जो होता है ना वो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है विच इज चोजन बाय बोथ द पार्टीज, दोनों चुनते हैं। आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं या तो 1 होंगे या 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे, मतलब ऑड नंबर रहेगा 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। आर्बिट्रेटर को ही बोला जाता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। वहाँ जो लिखा हुआ है ये देखो, जिस आर्बिट्रेटर को आपने अपॉइंट किया जो जज जैसा है उसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ये ऑड नंबर होना चाहिए हमेशा, हमेशा ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं होगा, ताकि मान लो कि अगर आपने 3 लोगों का अपॉइंट किया, एक जन फेवर एक जन अगेंस्ट, एक तो वो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर डेडलॉक को ब्रेक करेगा, तो ये हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। फिर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स, दोनों पार्टी अपने अपने एसओसी एसओडी देंगे। एंड फाइनली ये जो जजमेंट देता है ना आर्बिट्रेटर, उसको जजमेंट नहीं बोलते, बोलते हैं अवार्ड। क्या बोलते हैं, अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड इज एनफोर्सेबल जस्ट लाइक अ कोर्ट ऑर्डर। जैसे कोर्ट ऑर्डर एनफोर्सेबल होता है, दिस इज ऑल्सो एनफोर्सेबल लाइक अ डेक्री ऑफ द कोर्ट। डेक्री का मतलब होता है जब कोर्ट एक जजमेंट पास करता है इन फेवर ऑफ वन पर्सन, एंटाइटलिंग दैट पर्सन टू क्लेम द मनी फ्रॉम द अदर पार्टी, उसको डेक्री बोलते हैं। तो आर्बिट्रल अवार्ड भी बिल्कुल कोर्ट में एनफोर्सेबल है, जस्ट लाइक अ डेक्री ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन थोड़ा जुडिशरी जैसा ज़्यादा है, बढ़िया है। 2 तरह के प्रोसेसेस आप देखो, एक होता है एडजुडिकेटिव प्रोसेस, मतलब राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, तुम सही हो तुम गलत हो। लिटिगेशन जो कोर्ट में होता है और आर्बिट्रेशन जो होता है ये एडजुडिकेटिव प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस होता है कंसेंसुअल प्रोसेस, मतलब दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत नहीं है, चलो पैचअप कर लो, कंसेंस कर लो, आपस में आ जाओ साथ में। ये कौन सा तरीका है, कंसिलिएशन मीडिएशन। जैसे मम्मी पापा, जैसे मान लो माँ बाप के 2 बच्चे हैं, ठीक है, मैं सिद्धार्थ, मेरा छोटा भाई विकास, तो हम लोग दोनों ब्रदर्स हैं, मम्मी पापा के 2 संतानें, हम दोनों भाई हैं। हमारे बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो आप ही बताओ, मम्मी पापा बताएंगे क्या कि ये राइट है रॉन्ग है? कभी नहीं। उनको मतलब वो बीच में क्यों फंसेंगे, वो सीधा बोलेंगे अरे दोनों आपस में पैचअप कर लो। तो ये जो मम्मी पापा वाला काम है ना, इसको बोलते हैं कंसेंसुअल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कंसेंसुअल प्रोसेस, विच इज़ लाइक कंसिलिएशन मीडिएशन, ठीक है। और जब हम लोग ये बोलें कि तुम सही हो तुम गलत हो, तो वो होता है सर एडजुडिकेटिव प्रोसेस, जो अदालत में होता है, कोर्ट में या आर्बिट्रेशन में होता है, ठीक है। बड़ा अच्छा डिफरेंस है। तो कमर्शियल जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना, मर्डर वर्डर का केस में आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स वगैरह में ही होता है ये सब, ठीक है। लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब लीगल केस क्या होता है वो तो सबको पता ही है। एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर का फुल फॉर्म। यहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, एडीआर प्रोसेस करेंगे। एडवांटेजेस क्या है, फटाफट हो जाएगा, इजी हो जाएगा, अपनी भाषा में हो जाएगी। जिस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करोगे वो आपके बिजनेस का आदमी रहेगा, उसको एक्सपर्ट नॉलेज आपके बिजनेस का तो समझेगा। एक बार एक कोर्ट केस वगैरह का सीन था मेरा, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं वकील लोगों से मिल रहा था और जज से मिल रहा था, तो उनको हम लोग का पढ़ाने का जो टीचिंग का सिस्टम है समझ में नहीं आता है, उनको समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। तो वैसा आदमी अगर जजमेंट देगा तो गलत ही देगा ना। तो आर्बिट्रेटर तो एक ऐसा पर्सन होगा हु हैज कमर्शियल नॉलेज ऑल्सो आपके बिजनेस का, प्लस लीगल नॉलेज भी है। आर्बिट्रेटर पूरा लीगल नॉलेज भी रखता है, उसको मालूम है कि जो वो बोलेगा वो इतना सही होगा कि कोर्ट में भी मामला जाएगा तो सेम जजमेंट होगा, समझ रहे हो। आर्बिट्रेटर इतना सीरियस होता है ना कि आर्बिट्रेटर को मालूम है कि देखो मैं जो भी जजमेंट अवार्ड दूंगा इट शुड बी एनफोर्सेबल लाइक अ कोर्ट ऑर्डर। तो ये आदमी पूरे लॉ को कंसिडर करके आंसर देता है। मतलब अगर आप आर्बिट्रेशन में नहीं जाके कोर्ट केस में जाओ तो जज का भी यही ऑर्डर आएगा जो ये आर्बिट्रल अवार्ड दे रहा है। तो आर्बिट्रेशन इज वेरी वेरी लीगल नॉलेज वाला आदमी, और उसको बिजनेस नॉलेज भी आपकी है, ठीक है। इधर एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीआर, जो भी मैंने बोला। सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ये बताता है कि 4 तरीके होते हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत और मीडिएशन। ये नाम बार बार आएगा, सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है। इनके अलग अलग लॉज होते हैं, उनका नाम लिखा है। आर्बिट्रेशन का लॉ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996,
फिर वो लोक अदालत का होता है LSA, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, ये एक क्वाजी जुडिशरी बॉडी जैसा है लोक अदालत। जुडिशियल सेटलमेंट कोर्ट अगर करने बोल रहा है तो उस पर भी यही लगेगा LSA, इट विल बी डीम टू बी लाइक अ लोक अदालत। एंड चौथा, मीडिएशन में दोनों पार्टी आपस में एक मीडिएटर अपॉइंट करते हैं। मीडिएशन का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, पर वो भी सिविल प्रोसीजर कोड ही फॉलो करता है, यही सिविल प्रोसीजर कोड 1908। मान लो कि दो लोगों के बीच में कोई लीगल कमर्शियल डिस्प्यूट है जो कोर्ट में चल रहा है, एंड ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स अदालत को ऐसा लगता है कि यार तुम लोग आर्बिट्रेशन में जाओ, कोर्ट का टाइम खोटा मत करो, तो कोर्ट में केस करने के लिए जो कोर्ट फीस पेमेंट होती है ना, वो वापस आपको रिफंड मिल जाएगी। दैट इज रिफंड ऑफ द कोर्ट फीस टू द प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया कोर्ट में। जज ने खुद बोला जाओ भाई आर्बिट्रेशन में, ये आप लोग आर्बिट्रेशन में कर सकते हो, तो दोनों पार्टी एग्री करके आर्बिट्रेशन में चले गए। अब डिस्कशन होगा आर्बिट्रेशन का, और यही सर सबसे लंबा है आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज क्या करते हैं, 1 और 1, 3, 5 आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं जो उनके मामले को हर लीगल एंगल से सुन के एविडेंस देख के फिर अपना अवार्ड देता है। अवार्ड मतलब जजमेंट, ठीक है। फास्टर होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर कोर्ट केस होता है ना तो वो पब्लिकली नॉलेज में आ जाता है, बिकॉज कोर्ट के जजमेंट्स पब्लिश होते हैं, और आर्बिट्रेशन वगैरह के जो अवार्ड्स है वो सीक्रेट रहते हैं, वो पब्लिक जनता में नहीं जाता, तो मामला कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो भी एक एडवांटेज है इसका, ठीक है। और जज आपकी एक्सपर्टाइज वाला आदमी है जिसको आपने आर्बिट्रेटर चुना है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, अब इसमें 4-5 स्टेप्स आएंगे, देखते हैं। स्टेप नंबर 1, दोनों पार्टी में एग्रीमेंट होना चाहिए कि ओके लेट अस सबमिट आवर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन रादर देन अ कोर्ट केस। आर्बिट्रेशन या तो आप लोग के एग्रीमेंट में पहले से आर्बिट्रेशन का, हिंदुस्तान में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं कमर्शियल नेचर के, उनके लास्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज रहता है कि जब भी हमारे बीच में झगड़ा होगा दोनों पार्टीज में, वी विल सबमिट द मैटर टू आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ लीगल कोर्ट केस। तो या तो एक क्लॉज रहेगा, नहीं तो अलग से एक राइटिंग एग्रीमेंट बना लो आर्बिट्रेशन का। राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय बोथ द पार्टीज, इवन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट भी चलेगा कि मैंने ईमेल किया, आपने बोला ईमेल करके हाँ चलेगा, तो वो भी एग्रीमेंट रिटन है, ठीक है। आपस में SOC SOD देना पड़ता है आर्बिट्रेटर को बना के, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंसेस। आप लोग ये भी कर सकते हो कि आर्बिट्रेशन की जो डिटेल्स हैं वो आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हो। जैसे 2 फर्टिलाइज़र कंपनी में आपस में केस हो जाता है, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन होगा बेस्ड ऑन द फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बनाया हुआ जो डिटेल्स है उसी में जैसे आर्बिट्रेशन के जो नियम है हम भी वैसे ही करेंगे, तो ये भी रेफरेंस भी अलाउड है। पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, कोर्ट को भी हक है कि वो दोनों पार्टीज को बोल सकता है कि आप लोग का कमर्शियल डिस्प्यूट आप लोग आर्बिट्रेशन में रिजॉल्व करो, तो दोनों राजी है तो मामला आर्बिट्रेशन में चला जाएगा। कोर्ट को भी हक है ऐसा करने का, ठीक है। अच्छा, मान लो कि दोनों पार्टी के बीच में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था, पर वो एग्रीमेंट की कॉपी सेकंड पार्टी के पास है, फर्स्ट पार्टी के पास नहीं है, तो फर्स्ट पार्टी कोर्ट को बोलेगा कि यार सर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कॉपी इसके पास से इसको बोलिए देगा, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा और दोनों शेयर करेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर होगा 1, 3, 5। अब इसका कोई लिमिट नहीं है, ऑब्वियसली आप लोग 501 आर्बिट्रेटर्स तो नहीं लाओगे ना, 1, 3, 5 बहुत होता है, ठीक है। 16 आर्बिट्रेटर मतलब एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। जनरली तो अगर दोनों पार्टी इंडिया की है तो इंडियन ही रखा जाएगा, लेकिन दोनों पार्टी अगर अलग अलग देश की, एक इंडिया एक फ्रांस, तो दे विल चूज सम अदर कंट्री का नेशनैलिटी, ठीक है। पार्टीज आर फ्री कि किसको अपॉइंट करना है नहीं करना है। ये सपोज हमारी 2 पार्टीज है, पार्टी 1 पार्टी 2, ये दोनों मिलकर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सोल आर्बिट्रेटर। दूसरा केस हो सकता है कि सपोज हम लोग 3 आर्बिट्रेटर रखेंगे, तब उस केस में होता है ये एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा अपनी, तो ये भी एक करेगा, और फिर ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलके एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, 1, 2, 3। इसको बोलते हैं, लास्ट वाले को बोलते हैं प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, मतलब इसका फैसला अल्टीमेटली माना जाएगा टाई ब्रेकर रहेगा, ठीक है। अगर दोनों पार्टी 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करते हैं, आपस में कोई सहमति नहीं हो पा रही कि किसको बनाए, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट या उनके द्वारा बताया हुआ कोई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, ICMAI जो हमारी कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट है वो भी एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है जहां से आप आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते हो।
आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा संस्थान होता है जिसमें बहुत सारे आर्बिट्रेटर लोग मेंबर होते हैं, आप उसमें से चुन सकते हो। तो मान लो दो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच में झगड़ा हो गया और उनको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, तो वो ICMAI को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कोई अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट आप लोग सुझाइए जिसको हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। ठीक है, तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, फिर अगर आप दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे तो वो लोग डिसाइड करके बताएंगे। यहाँ पूरा 4, 5, 6 इसमें एक ही बात बोला गया बेसिकली कि अगर दोनों पार्टीज एक सहमति पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रहे, 30 दिन में नहीं कर पा रहे, या दो आर्बिट्रेटर एक थर्ड आर्बिट्रेटर नहीं चुन पा रहे, तो फिर डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, और उनके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगा। इनका जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा। अ डिसीजन ऑफ द मैटर इंटरेस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सर, ये था आर्बिट्रेशन। अब बस होने वाला है कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत। ठीक है, कंसिलिएशन में, कंसिलिएशन और मीडिएशन दोनों में क्या होता है? राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं, बल्कि दोनों पार्टी में एक सुलह कराना है, एक बीच का सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों को अग्री हो। कंसिलिएटर, रिकनसाइल कराना, रिकनसाइल सुनो ना, रिकनसाइल कराना, उसी से वर्ड आया कंसिलिएटर। whereby the parties to a dispute use a conciliator who meets the parties separately in order to resolve the differences, कि दोनों में झगड़ा मिटाना है। मामले को समझेगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा, सॉल्यूशन बताएगा कैसे हो, और फिर एक नेगोशिएशन एग्रीमेंट पे आएगा। इनके द्वारा बनाया हुआ जो एग्रीमेंट होता है फाइनल, उसको अवार्ड नहीं बोलते, उसको सेटलमेंट बोलते हैं, सेटलमेंट ऑर्डर। ठीक है, कंसिलिएशन वॉलंटरी है, पार्टीज की मर्जी है कि इंस्टेड ऑफ आर्बिट्रेशन दे कैन गो फॉर कंसिलिएशन। कंसिलिएटर एक ट्रेंड और क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए नॉर्मली। अच्छा, कंसिलिएटर कितने हो सकते हैं? यहाँ और इवन का चक्कर नहीं है, बिकॉज अवार्ड नहीं है बल्कि सुलह करानी है। तो यहाँ आंसर होता है 1, 2, 3, डॉट 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 नहीं, बस 1, 2, 3। मतलब हाउ मेनी कंसिलिएटर्स कैन यू हैव? आइदर 1 और 2 और 3। यहाँ अपॉइंटमेंट का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ये पार्टी 1 है और ये पार्टी 2 है, ओके इन दोनों ने एक कंसिलिएटर अपॉइंट किया एक एक, और जो तीसरा कंसिलिएटर है ना सर, वो ये दोनों नहीं करेंगे, ये दोनों पार्टी ही करेंगे। समझ रहे हो आप? आर्बिट्रेशन में जो तीसरा आर्बिट्रेटर था वो पहले दो आर्बिट्रेटर मिलके चुनते हैं, यहाँ पे जो तीसरा वाला कंसिलिएटर है वो ये दोनों पार्टी मिलके चुनेंगे। तो ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर थोड़ा अलग है इसका। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, आर्बिट्रेटर्स कितने हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे। कंसिलिएटर कितने हो सकते हैं? बस 1 या 2 या 3 और नहीं। ये भी पूरा एविडेंस वगैरह फॉलो करता है और फिर फाइनली अपना एक सेटलमेंट पास करता है कि सेटलमेंट ये है। ये कोई अवार्ड या ऑर्डर नहीं देता, बल्कि ये सेटलमेंट पास करता है कि दोनों पार्टी में ये सेटलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, मीडिएशन, मीडिएशन कंसिलिएशन से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। मीडिएशन मम्मी है, कंसिलिएशन से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका रोल एक फैसिलिटेटर की तरह होता है, जिससे दोनों पार्टीज की बातों को समझ के एक इंडिपेंडेंट अप्रोच से एक सॉल्यूशन देना, ये इसका मेन काम है। द सेशन बिगिंस वेयर ईच साइड डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम एंड द रेजोल्यूशन दे डिजायर which is ameliorated मतलब facilitated by conducting separate and joint meeting culminatively of both the parties। एडवांटेज है, फास्ट होता है, क्विक होता है, रिश्ते बने रहते हैं। दोनों पार्टी में ऐसा है कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट के बावजूद भी धंधा कंटिन्यू करना है, तो रिलेशनशिप अमंग द पार्टीज इज प्रिजर्व्ड। ये थोड़ा मम्मी टाइप है, मतलब ये कंसिलिएशन से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। लोक अदालत एक सेमी जुडिशरी टाइप का हो जाता है, जो LSA एक्ट के अंदर आता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। आप लोक अदालत में जाके भी मामला सॉल्व करा सकते हो। आखिरी ये जो टॉपिक 7 है, ये देखो इतने सारे ग्रीक रोमन मतलब शॉर्ट फॉर्म्स है, उनका मतलब लिखा हुआ है। सर ये बहुत लंबा है, ये 3-4 पेज का है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में डाल रखा है। सर क्या ये हम लोगों को पढ़ना है क्या? देखो बहुत मुश्किल है बोलना, बिकॉज बहुत सारे हैं यार। ठीक है, ये मतलब इससे डालने को वो लोग 2 मार्क का MCQ डाल सकते हैं, पर कोई पढ़ेगा कितना, याद कितना रखेगा, दैट्स एन इशू। ठीक है, सिलेबस में तो है, कुछ कुछ हम लोग जानते हैं, जैसे रेशियो डेसिडेंडी मैंने बताया था ना, रीजन बिहाइंड द जजमेंट, ऑबिटर डिक्टा, ऑब्जर्वेशन ऑफ द जज, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो हट के हैं थोड़े। ओके, दैट कंप्लीट्स आवर रिविजन ऑफ चैप्टर 1।
आई होप यू लाइक इट। मेरे ख्याल से ये 1 घंटे का रिवीजन था पूरे चैप्टर का, जिसको नॉर्मली पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं, पर 1 घंटे मैंने पूरा उसका रिवीजन करा दिया। आई होप कि तुमको कल फ़ायदा हो। मुझे ये मतलब 1 घंटे का तुम जो वीडियो देख रहे हो उसको बनाने में मुझे 4-5 घंटे लगे हैं पूरा, कि बढ़िया से मैं एक एक चीज़ को बोल पाऊँ धीरे धीरे सजाकर। आई होप यू लाइक इट। और भविष्य में और भी ऐसे CMA के अलग अलग चैप्टर्स के मैं मैराथन लेके आता रहूँगा हर सब्जेक्ट में, मतलब जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं लॉ ऑडिट रिलेटेड आते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।